चलिए, सो दिस इज योर 4th क्लास आफ्टर 3 बेसिक्स क्लासेस फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ी सी भूमिका 10 मिनट की शुरुआत की बाकी, क्योंकि आई विल स्टार्ट, मैं भाग 5 से शुरू करूंगा। जो क्रक्स होता है ना किसी भी एग्ज़ाम का, जैसे संविधान में कोई भी क्रक्स होता है तो आप देखेंगे कि भाग 22 भाग हैं। 22 भाग में 1 से लेकर 4, ये भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं, आप लोगों के स्तर के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। या फिर वहीं से शुरू करता हूँ, क्योंकि मुझे तो एक सीमित समय में पॉलिटी ख़त्म करना शुरू कर सकते है ना। तो मैं शुरू करता हूँ भाग 1 से। भाग 1 2 ऐसा कराया, 3 कराया, 4 कराया, फिर बीच में आपको संवैधानिक विकास, फटाक से 1 क्लास संवैधानिक विकास, उसके बाद भाग 5 6 और ऐसे टॉपिक पकड़ के आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम भारत के लोग, प्रियम्बल हो गया है, प्रियम्बल का आइडिया हो गया आपको। ठीक है, और नोट्स मिलने लगेगा आपको, थोड़ा कंप्यूटर का वो फॉर्मेट हुआ है तो उसका वो अपडेट चल रहा है, तो नोट्स PDF जो है आपको ग्रुप में आने लगेगा। अब देखिए भाग 1 पार्ट 1। सो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, दे आर सपोज टू आस्क मी व्हेनेवर दे आर सपोज टू, नो, बिकॉज आई मे फॉरगेट यू इन माई फ्लो, तो ना बिल्कुल सोचना मत। भाग 1 पार्ट 1, देखो हर एक भाग का संविधान में 22 भाग हैं, मूल संविधान में भी 22 भाग थे और आज भी 22 ही भाग हैं। कुछ किताबों में आपको 25 बोल देगा, दैट इज टोटली रॉन्ग। ठीक है, वो क्यों रॉन्ग है वो भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए, ये जो भाग मैंने ऐसा लिखा है ना, वास्तव में ये सही नहीं है। भाग ऐसे लिखा जाना चाहिए, भाग 1 रोमन लेटर, है ना। कभी मान लो ऑप्शन आ जाए आपको कि भैया भारतीय संघ और उसका, इनमें से कौन सा सही विकल्प है, तो भाग न्यूमेरिकल ऐसा लिख दे और ऐसा लिख दे, तो सही जानते हो कौन सा होगा? ये मतलब मूल संविधान में ये जो भागों की संख्या लिखी गई है रोमन लेटर में, रोमन लेटर जानते हो ना, ये 1, ये 2, ये 3, ऐसा, तो ये सही होगा, ये नहीं सही होगा, वो सही होगा, है ना। तो मूल संविधान में भी 22 भाग थे, आज भी 22 भाग हैं। कुछ लोग उसको 25 काउंट क्यों करते हैं? देखिए क्या हुआ, भाग 1 2 3 4, उसके बाद 4 क दिख जाता है आपको, मतलब 4A, 4 कैपिटल A ऐसा दिख जाता है। ये इस जब भी ऐसा आया, इसका मतलब ये है कि ये मूल संविधान में नहीं था। बाद में एक संविधान संशोधन कर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाकर इनको इंक्लूड किया गया है इनको इंक्लूड किया गया है। तो मूल संविधान 22 ही थे, और आज भी 22 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भाग 4 ही एक भाग है। भाग 4 का मतलब ये इसका उपभाग हो गया, सब पार्ट हो गया, सब पार्ट, और सब पार्ट को तो अपन पार्ट नहीं कह सकते। इसलिए जब भी आप देखोगे फिर 9 भाग 9 क, भाग 9 ख, इन सब का मतलब यह है कि इन्हें जोड़ा नहीं जाएगा। मूल संविधान में भी 22 भाग थे, और आज भी आपसे कोई पूछे तो आज भी 22 भाग ही हैं। ठीक है, चलिए, अब हर जो भाग होता है उसका एक शीर्षक होता है। आपके SI एग्जाम में भागों का शीर्षक भी इंपॉर्टेंट है। आपसे इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं कि कौन से भाग का शीर्षक क्या है। भाग 1 का शीर्षक है, अरे यार, भारतीय संघ एवं उनके राज्य, भारतीय संघ एवं उनके राज्य, इंडियन यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, इंडियन यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। याद होना चाहिए आपका भाग 1 का शीर्षक क्या है, भारतीय संघ और उसके राज्य। अब सिंपल सी बात, बेसिक क्लास से आप समझ गए होंगे। इसका मतलब यह है कि भारत एक संघ है, भारत एक संघ है। संघ किसका है? संघ है राज्यों का और संघ शासित प्रदेशों का। ठीक है, और भारतीय संघ में और क्या शामिल हो सकते हैं? वो क्षेत्र जो भारत विजित कर ले, जीत ले किसी से, या फिर उसे मूल्य देकर खरीद ले। ठीक है, वो आपके नोट्स में रहेगा, उतना नहीं जाएगा। भारतीय संघ एवं उनके राज्य, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रत्येक भाग अनुच्छेदों में विभक्त है। इसका मतलब इसके अंदर अनुच्छेद शुरू होगा, और अनुच्छेद देखो कैसे शुरू होगा, अनुच्छेद 1, और कहां से कहां तक आपको अनुच्छेद इससे कवर होंगे? अनुच्छेद 1 से लेकर 4। कितने अनुच्छेद आपको भाग 1 में मिलेंगे? अनुच्छेद 1 से लेकर 4, अनुच्छेद 1 2 3 4। ठीक, अनुच्छेद 1
अब अनुच्छेद 1 से पकड़ते हैं। यहाँ पर क्या काम की चीज़ है देखिए, ये बोलता है अनुच्छेद 1 भारत एक संघ होगा, राज्य और संघ शासित प्रदेश होगा। अच्छा, ये ऐसा नहीं बोलता है, बोलता ऐसा है ये, भारत भारत यानी इंडिया, भारत यानी इंडिया राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों का एक संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत दैट इज इंडिया will be a union of states and union territories। संघ एवं राज्यों एवं संघ का संघ शासित, भूल गया, संघ शासित प्रदेशों का एक संघ होगा, प्रदेशों का एक संघ होगा। ठीक, अब देखिए यहां पर जो पकड़ने वाली चीज क्या है, आपसे ये नहीं पूछेगा भारत एक संघ होगा कौन सा अनुच्छेद में, आपसे ये पूछेगा कि भारत के लिए ये जो शब्द है ना इंडिया, ये पूरे संविधान में केवल एक ही जगह इस्तेमाल हुआ है और वो हुआ है अनुच्छेद 1 में। एक क्वेश्चन बन गया आपसे, है ना, कि इंडिया, भारत हम तो जानते हैं, लेकिन भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग पूरे संविधान में एक ही बार हुआ है और वो कहाँ हुआ है, अनुच्छेद 1 में हुआ है। ये हो गया आपका। इसका मतलब ये है कि सारे भारत के सारे राज्य और सारे संघ शासित प्रदेशों का विवरण नाम होगा यहाँ, है ना। ठीक है, हो गया ये। अनुच्छेद 2 इसको आपको तुलनात्मक थोड़ा देखना पड़ेगा। अनुच्छेद 2 और 3 को मैं तुलना करके बताता हूँ आपको। अनुच्छेद 2 और 3, अनुच्छेद 2 और 3 देखिए, इन दोनों का संबंध कॉमन जो है वो क्या है, ये नए राज्यों से रिलेटेड है, नए राज्यों से रिलेटेड है। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 आर रिलेटेड विथ न्यू स्टेट्स, है ना। अब देखिए कैसे समझिए। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का संघ में प्रवेश, है ना, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स इनटू इंडियन यूनियन। राज्यों का भारतीय संघ में प्रवेश, ठीक, क्या है, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स इनटू द इंडियन यूनियन। और ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है क्रिएशन और एस्टैब्लिशमेंट, नए राज्यों का भारतीय संघ में निर्माण, क्रिएशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन। अब ये दोनों का डिफरेंस देखो। ये बोल रहा है कि जो भारत का नक्शा है उसे ही हम भारतीय संघ कह रहे हैं। नए राज्यों का मतलब किसी विदेशी भूभाग को नए राज्यों में प्रवेश करा सकते हैं, न भारतीय संघ में प्रवेश करा सकते हैं और उसे भारत का एक नया राज्य बना सकते हैं। ये है ये। और ये क्या बोल रहा है कि भारतीय संघ के भीतर ही, जो भारत का नक्शा है इसके भीतर ही हम नए राज्य बना सकते हैं, ठीक। इन दोनों को उदाहरण के तौर पर आप क्या रखोगे, इसका उदाहरण है सिक्किम, इसका उदाहरण क्या है, सिक्किम, और इसका उदाहरण हमारा छत्तीसगढ़। देखो अब इसको ऐसे समझो, यहां पर एक विदेशी भूभाग था, देखे होगे आप ऊपर भूटान के बगल में एक विदेशी भूभाग था जो सिक्किम है। हुआ ये कि वहाँ पे चोंग्याल वंश का शासन था, मतलब राजा शासन करते थे। और चाइना, इसके ऊपर आप जानते हो ये क्या है, चाइना की बुरी नज़र थी कि चाइना जानते हो अपनी साम्राज्यवादी नीति के अनुसार वो नए भूभाग अपने में जबरन शामिल करने के चक्कर में रहता था। सिक्किम पे उसकी नज़र थी और सिक्किम का जो राजा था वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि चाइना उसे ज़बरदस्ती कब्जा ले। तो उसको, इस दबाव को देखते हुए सिक्किम के राजा ने एक घोषणा कर दी कि मैं अपने सिक्किम में जनमत संग्रह कराऊंगा। क्या कराऊंगा, जनमत संग्रह, है ना, प्लेबिसाइट। व्हाट इट इज कॉल्ड इन इंग्लिश, प्लेबिसाइट। इसका मतलब क्या होता है कि लोग वोट करके बताएंगे कि उनका निर्णय क्या है।
वोटिंग कराया। और सिक्किम की जो जनता है, आश्चर्यजनक रूप से उन लोगों ने मोर देन 95% जनता ने भारत के साथ जाना स्वीकारा। मतलब उन्होंने अपने वोटिंग में ये कहा कि हम भारत के साथ शामिल होना चाहेंगे। अब ये चूंकि अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर घोषणा हो चुका था तो चाइना की भी नज़र थी, और जब जनमत संग्रह का रिजल्ट आया तो सिक्किम की जनता भारत के साथ शामिल होना चाहती थी। तो एक दबाव भी बन गया सिक्किम के ऊपर, चाइना के ऊपर, कि अब चाह कर भी वो भारत इस पर कब्जा नहीं जमा रहा। और इन्होंने निवेदन किया उस जनमत संग्रह के पास। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। तो एक सवाल देखो बन सकता है कि सिक्किम जब भारत में शामिल हो रहा था तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, है ना। मैं बताता हूँ, डेट सहित बताता हूँ, ये समझ गए। इस प्रकार सिक्किम जो है भारतीय संघ में जोड़ा गया। इसको देख लो। संविधान के अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 दोनों नए राज्यों से ही संबंधित हैं, लेकिन अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में अंतर है। अनुच्छेद 2 किसके बारे में अनुमति दे रहा है? देखिए, संविधान मतलब इस देश का सर्वोच्च कानून। संविधान मतलब क्या हुआ? इस देश का सर्वोच्च कानून। उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता, उसके बाहर उस कानून को तोड़कर कोई कार्य नहीं कर सकता, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, है ना। संविधान यदि लिखकर हमें कोई अनुमति दे रहा है मतलब वही हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता। तो अनुच्छेद 2, संविधान का अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2 हमें यह अनुमति देता है कि कोई भी विदेशी भूभाग भारतीय संघ में उसे शामिल किया जा सकता है और उसे एक नए राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। अनुच्छेद 3, अब अनुच्छेद 3 जो ऑलरेडी भारतीय संघ के अंदर है वहाँ काट छांट करके हम एक नया राज्य बना सकते हैं। जैसे कि एक राज्य को काट दो 2 भागों में, उससे एक राज्य बना दो, या फिर एक राज्य का टुकड़ा ले लो, दूसरे राज्य का थोड़ा सा टुकड़ा ले लो, मिला के एक नया राज्य बना दो, या फिर एक राज्य का थोड़ा टुकड़ा ले लो, एक संघ शासित प्रदेश का थोड़ा टुकड़ा ले लो, मिलाकर एक राज्य बना दो। मतलब अंदर किसी भी तरह से काट छांट के आप एक नया राज्य बना सकते हैं। तो अनुच्छेद 2 किसी विदेशी भूभाग को भारतीय संघ में शामिल कर एक नया राज्य का दर्जा देना। अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के भीतर ही किसी भी तरह राज्य और संघ शासित प्रदेशों में काट छांट करके एक नया राज्य बना। क्लियर है? चलो, तो अनुच्छेद 2 और 3 का अंतर समझ गए आप। मैं मुद्दे पे आता हूँ। ये सिक्किम जब भारतीय इसमें शामिल हुआ तो इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि कोई राज्य मतलब सिक्किम अब भारतीय संघ में शामिल किया गया। अब आपको एक अनुसूची भी बताया था मैं, अनुसूची भी होती है 12, है ना। तो एक अनुसूची है, अनुसूची 1, हालांकि मैं इस पर भी आऊँगा। अनुसूची 1, अनुच्छेद लगेगा तुमको। अनुसूची 1 ये क्या है? अनुसूची 1 में है शेड्यूल 1, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शेड्यूल 1। भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र एवं उसके क्षेत्र, न्यायिक क्षेत्र, भारतीय राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों के न्यायिक क्षेत्र। इसका क्या है? इंडियन यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज एंड देयर जुरिडिक्शन एरिया, ये है इसका टॉपिक। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अनुसूची 1 में भारत के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का वर्णन होगा। मतलब आपको भारत में जितने राज्य हैं और जितने संघ शासित प्रदेश हैं उनका नाम कहाँ मिलेगा? आपको यहाँ मिलेगा, अनुसूची 1, ठीक है, यहाँ मिलेगा। अच्छा, अनुसूची 1 में जितने भी भारत के राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं यहाँ मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जब सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया, इसका मतलब है कि सिक्किम अब यहाँ भी शामिल किया जाएगा, अनुसूची 1 में डाला जाएगा ना, सिक्किम का नाम डाला जाएगा। और आपको पता है कि भारतीय संविधान में कुछ भी परिवर्तन करने के लिए, कोई भी चेंज करने के लिए, कोई भी अमेंडमेंट करने के लिए प्रक्रिया है जो आप आगे समझोगे। एक संविधान संशोधन अधिनियम संसद पारित करती है, उसके बाद ही वो परिवर्तन संविधान में किया जा सकता है। अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज नीडेड टू ब्रिंग एनी चेंज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये चेंज कैसा हो सकता है? किसी चीज़ को जिसकी प्रासंगिकता आज के समय में नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान तो कितने साल पहले बना था? 70 साल पहले। उस समय अलग था, आज का समय अलग है। हो सकता है कोई ऐसे प्रावधान हो जिनके रेलेवेंसी आज नहीं है, तो हम उन्हें निकालना चाहते हैं। आज नए समय के अनुसार कोई नई चीज़ संविधान में डालना चाहते हैं। दोनों चीज़ हो सकता है।
और इन्हीं दोनों चीज़ों को क्या बोलेंगे, परिवर्तन बोलेंगे, संशोधन बोलेंगे, अमेंडमेंट बोलेंगे। तो संविधान में कोई भी चीज़ निकाल के फेंकनी हो, कोई नई चीज़ डालनी हो, तो उसके लिए एक संविधान संशोधन अधिनियम लगेगा। और आपका बिल्कुल प्रश्न बनता है इससे, संविधान में कुछ महत्वपूर्ण, यूँ तो बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण संशोधन ही आपको ध्यान रखने होंगे, ठीक। उनमें से 2 संशोधन आपके सामने आने वाला है। उनमें से सिक्किम से रिलेटेड जो 2 संविधान संशोधन है, सबसे पहला कौन सा है? ये तो ईयर पहले लिख दिया। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम, ईयर 1974, 1974 एक संविधान संशोधन। ये वो दोनों में अंतर है, मैं ना बता रहा हूँ। एक हो गया 35वां और एक हो गया अगला, ठीक अगले साल 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। इन इंग्लिश 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975, ठीक है। ये दोनों संविधान संशोधन सिक्किम से रिलेटेड है। इन दोनों में हुआ क्या, ये पहला जो संविधान संशोधन हुआ, तो इसमें क्या किया गया, देखिए, इसमें सिक्किम को सह राज्य क्या बनाया गया, सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया। दोनों चीजें, सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया और सह राज्य का दर्जा दिया गया, सह राज्य, ये इंपॉर्टेंट है ना, सह राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम was included into the Indian Union and was conferred the status of statehood। क्लियर है, उसे एक राज्य का दर्जा दिया गया। तो एक तो पहला संविधान संशोधन है ना, सिक्किम को एक ट्रायल बेसिस था कि सिक्किम जो शर्तें रखी गई थी, उसमें सिक्किम के राजा भी चाहते थे कि हम भारतीय संघ में शामिल होकर कैसा अनुभव करेंगे, वो अनुभव करना चाहते हैं, उसके बाद ही शामिल होंगे। और वैसे भी इंदिरा गांधी का भी यही कहना था, कोई एकदम से नया मेहमान आपके आए तो सीधा बेडरूम में थोड़ी ले जाते हो, बेडरूम में आपका क्लोज दोस्त ही जाता होगा, वरना सब बाहर ड्राइंग रूम में ही रहते होंगे। तो 1 साल समझ जाओ ट्रायल पीरियड था, ठीक। तो 35वां संविधान संशोधन अधिनियम, बिल्कुल आपको याद रखना होगा, सिक्किम भारतीय संघ में कब शामिल किया गया, एक तो 1974, ईयर पूछे तो 1974, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974। और या फिर ऐसे पूछ सकता है, सिक्किम को सह राज्य का दर्जा कब दिया गया, 1974, 35वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ठीक। ये क्या हो गया। अब 36वां अगले ही साल 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ये संविधान में संशोधन किया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, और सिक्किम इस प्रकार देश का कौन सा राज्य बना, 22वां। जब सिक्किम जो है 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सिक्किम देश का कौन सा राज्य बना, ये भी पूछ सकता है आपसे, सिक्किम देश का कौन सा राज्य था, कौन से क्रम का राज्य था, 22वां राज्य, ठीक। और पूर्ण राज्य यानी कि सिक्किम देश का 22वां राज्य किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया, 36वां संविधान संशोधन 1975। दोनों में अंतर स्पष्ट है, कोई शंका कोई दर्द नहीं है, ठीक है, ये क्लियर है। चलिए अब मैं आता हूं, आगे बढ़ता हूं और मैं आता हूं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3, देखिए एक गलत धारणा है कि एक नया राज्य बनता है तो उस राज्य के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है, एक गलत धारणा है ना। असल में जो नया राज्य होता है उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। एक नया राज्य, संसद जो है एक सामान्य अधिनियम, एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है पारित कर, बिल्कुल सामान्य कानून, एक सामान्य प्रक्रिया द्वारा एक नए राज्य का गठन होता है। लेकिन जब एक नया राज्य बनता है तो आपको पता है कि उस राज्य को भाई अनुसूची 1 में भी तो डालना पड़ेगा ना। जैसे 2000 से पहले 25 ही राज्य थे भारत में। 2000 से पहले 1 नवंबर 2000 पहले 25 राज्य थे। 1 नवंबर 2000 को हमने देखा कि एक 26वां राज्य भी अस्तित्व में आ गया, जो हमारा प्रदेश छत्तीसगढ़ है ना।
तो इसके लिए जो प्रक्रिया हुई वो ऐसा हुआ कि वो छत्तीसगढ़ में देख लोगे आप, है ना, ज़्यादा उसमें नहीं बोलूँगा मैं, कि पूरी प्रक्रिया पे मैं बात नहीं करूँगा, है ना, मैं सीधे एकदम मुद्दे पे आता हूँ। अनुच्छेद 3 के लिए संविधान संशोधन नहीं चाहिए, अनुच्छेद 3 से संबंधित संविधान संशोधन चाहिए। जैसे कि एक छत्तीसगढ़ नया राज्य बना तो भाई अनुसूची 1 में छत्तीसगढ़ एक राज्य के रूप में नाम डालना होगा, परिवर्तन तो है ना संविधान में, तो उसके लिए एक संविधान संशोधन अधिनियम लगेगा, है ना। तो अब आप देखिए एकदम शॉर्टकट, अनुच्छेद 3 से संबंधित जो संविधान संशोधन होता है, अब देखिए एक नया राज्य बनता है, संविधान संशोधन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक बात कर रहा हूँ प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ। अनुच्छेद 3, एक नया राज्य का निर्माण होगा तो क्या प्रोसेस होगा। देखिए आपको पकड़ना तेजी से है ना, मैं एकदम टाइम लेके नहीं चलूँगा, थोड़ा सा फास्ट भागना है। देखिए ये तो आप जानते हैं संसद, संसद के ये 3 अंग और एक ये राज्य की विधायिका, है ना। हम ये मान लेते हैं कि ये कौन सा राज्य है, मप्र, ये कौन सा राज्य है, मप्र, मध्य प्रदेश। ये भाई भारत के 28 राज्यों में, आज वर्तमान के 28 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेशों में एक गोला किसका है, ये मध्य प्रदेश का है। अब एक नया राज्य बनना था तो क्या हुआ कि ये विधानसभा, ये तो है नहीं वहाँ, आप जानते हो, है क्या, विधान परिषद है, ये दिक्कत है, एक गोला जो है ये सीधा मैं राज्यपाल का चेहरा बना देता हूँ, ये राष्ट्रपति, ये राज्यपाल। मध्य प्रदेश में भी वहाँ की विधान राज्य विधायिका में 2 ही अंग हैं, ठीक है, एक विधानसभा और एक राज्यपाल। ये विधानसभा है, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है और ये सब संसद के अंग हैं, ठीक। अभी क्या होगा कि सबसे पहले देखिए एक बात तो मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण हो या नए राज्यों का प्रवेश हो, अनुच्छेद 2 और 3, अनुच्छेद 2 और 3, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, इसकी एक्सक्लूसिव शक्ति मतलब विशेष अधिकार किसके पास है, संसद के पास। अगर आपसे पूछे एकदम आप लोगों के एग्जाम के लिए एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत चाहे नए राज्यों का भारतीय संघ में प्रवेश कराना हो, चाहे भारतीय संघ के अंदर नया राज्य बनाना हो, निर्माण करना हो, इन दोनों की शक्ति है किसके पास, कौन कर सकता है, ये संसद। एक जवाब में, एक शब्द में जवाब है उसका संसद, ठीक। क्या राज्यों का इसमें भूमिका है, नहीं, ये संसद का विशेष अधिकार है। संसद चाहे तो वो भारतीय जो सीमा है उसका पुनर्निर्धारण किसी भी तरह कर सकता है। ही कैन रीऑर्गेनाइज द बाउंड्री ऑफ इंडिया ऑल्सो एंड ही कैन रीऑर्गेनाइज द इंटरनल स्ट्रक्चरल पैटर्न विद इन इंडिया ऑल्सो, है ना। भारत में अगर भाई एक राज्य को काट कर एक नया राज्य बना दिया तो वो भी किसका है, संसद ही कर सकता है, विशेष अधिकार है उसका। अगर भारतीय राज्य में कोई नया राज्य शामिल करके भारतीय जो सीमा है उसमें कोई परिवर्तन करना है तो वो भी कौन कर सकता है, संसद। ये तो हो गया नए राज्य के प्रवेश संबंधी विशेष अधिकार संसद को है, नए राज्य के निर्माण संबंधी विशेष अधिकार संसद को है, और संसद को ही विशेष अधिकार है किसी राज्य का नाम बदलना, किसी राज्य का नाम बदलना या किसी राज्य के सीमा का निर्धारण करना, है ना, या किसी भी स्टेट की उसकी जो बाउंड्री है उसको चेंज कर सकता है ना, उसको काट के एक नया राज्य बना दिया तो उसकी एक राज्य की सीमा बदल दिया। तो आप ये समझें कि नए राज्यों का चाहे प्रवेश हो, नए राज्यों का चाहे निर्माण हो, चाहे किसी राज्य का नाम बदलना हो, चाहे किसी राज्य का सीमा बदलना हो, चाहे भारत का सीमा में परिवर्तन करना हो, ये केवल और केवल कौन कर सकता है, संसद। आप लोगों के मन में एक शंका आ सकता है कि भैया एक राज्य को काटकर एक नया राज्य बना रहे हैं तो उस राज्य की भी भूमिका होगी। जैसे मध्य प्रदेश को काट के हम एक नया राज्य बना रहे हैं तो क्या संसद ऐसे पूछी का मध्य प्रदेश का तोला काट के एक जन मतलब तोर बेटा निकाल दें का, छत्तीसगढ़ हम बेटा ही है ना, मध्य प्रदेश बाप है हमारा, है ना, पितृ राज्य है हमारा मध्य प्रदेश, उसी से अलग होकर छत्तीसगढ़ एक राज्य बना है। तो अगर मना कर दिया मध्य प्रदेश, नहीं भाई अपन बेटा ला नहीं अलग करो, तो क्या संसद छोड़ देगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही शब्द में ख़त्म हो जाता है
कि नए राज्यों का चाहे प्रवेश हो, चाहे नए राज्यों का निर्माण हो, चाहे भारतीय सीमा का परिवर्तन हो, चाहे राज्य की सीमा का कोई परिवर्तन हो, किसी प्रकार से काटेंगे छाटेंगे तो परिवर्तन होगा। ये विशेष अधिकार है संसद का। ठीक, अब मैं कुछ चीज़ें बोलने वाला हूँ, मुझे नहीं लगता आपके ऐसा ही एग्जाम के लिए, लेकिन फिर भी आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि लिखूंगा उसमें जाऊंगा तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता नहीं कि उतना रेंज है। लेकिन आप ध्यान से सुनोगे तो बहुत सकता है अचानक कुछ होते हैं ना 10-15% प्रश्न जो हाई लेवल के हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आप ध्यान से पढ़े और आपने ध्यान से समझा है तो वो प्रश्न भी बन सकते हैं। देखिए पूरी प्रक्रिया कैसी होती है, मैं इस पर जाऊँगा, टाइम लेगा वो और उस समय से वो ख़त्म नहीं हो पाएगा। देखो अब एक प्रक्रिया मैं आपको छत्तीसगढ़ के उदाहरण से समझाता हूँ। ठीक, देखो बहुत समय पहले से बहुत मांग उठती रही है ना, जो इस क्षेत्र के, जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र आज वर्तमान है हमारा, यहाँ से जो भी विधायक हुए, जो भी सांसद हुए, इन्होंने मांग की है कि भाई तुम जो है मध्य प्रदेश खनिज संपदा क्षेत्र है ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सरकार यहाँ का बहुत दोहन करती है, लेकिन हमारा शोषण हो रहा है, हमारा विकास नहीं हो रहा है, तो हमारी इस क्षेत्र की उपेक्षा हो रही है। तो नए राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ की मांग बहुत लंबे समय से चलती रही। ठीक, समय समय पर बहुत प्रयास हुए। सबसे पहला प्रयास हुआ 1998 में, 1998 में ही हुआ। कैसे हुआ? ये हमारे उस समय गृह मंत्री कौन थे? लालकृष्ण आडवाणी, उस समय की बात है। अब देखो जब छत्तीसगढ़ राज्य बना उस समय गृह मंत्री कौन थे? लालकृष्ण आडवाणी। प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, वो छत्तीसगढ़ में आ जाएगा, वो चिंता मत करो, अभी वो वहाँ जाएगा। ठीक, वो थे। अभी समय समय पे मांग उठती रही, तो इन्होंने क्या किया कि मध्य प्रदेश में भी मांग उठती रही विधानसभा में, तो एक काम फिर मध्य प्रदेश ने काम किया कि एक ना प्रस्ताव पारित किया है ना, कि भाई देखते हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा की क्या राय है कि मध्य प्रदेश से काट कर एक नया राज्य, मतलब हम इसे अपने क्षेत्र, अपने अंग से अलग करके क्या एक नए राज्य के स्वीकृति दे सकते हैं। तो एक प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक, और बाकायदा वो प्रस्ताव सामान्य बहुमत से विधानसभा में पारित हो गया। मतलब ये था कि मध्य प्रदेश की विधानसभा ने स्वीकृति दे दी छत्तीसगढ़ के रूप में एक नए राज्य के लिए। लेकिन ये केवल ये फॉर्मेलिटी है, यहाँ से कुछ नहीं होता। अगर ये स्वीकृति विधानसभा में छत्तीसगढ़ के नए राज्य के लिए स्वीकृति नहीं भी देते तो भी संसद का विशेष अधिकार है, वो जब चाहे तब देश का नक्शा बदल सकती है, अंदर भी और बाहर भी। ये क्लियर है? तो एक बता रहा हूँ, फॉर्मेलिटी हुई आपस में सब, तो फॉर्मेलिटी हुई और विधानसभा ने इसे पारित कर दिया। मतलब ये जब कोई राज्य वहाँ से मांग कर रहा है, वहाँ से अलग होकर एक नया राज्य बनना चाहता है, तो एक फॉर्मेलिटी है कि भाई उस राज्य की विधानसभा में एक प्रस्ताव ऐसा पारित हो जाए तो हाँ भाई हम ठीक है, तुम्हारी मांगे स्वीकार करते हैं, हम एक नया राज्य बन सकते हैं। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन होता है। अच्छा, ये हो गया, प्रस्ताव पारित हो गया, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने ये प्रस्ताव भेज दिया ऊपर, केंद्र को भेज दिया। अब भाई केंद्र सरकार की नज़र में आ गया कि हाँ भाई मध्य प्रदेश की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है, ये फलाना फलाना नीचे दक्षिण, कौन सा क्षेत्र है ये? दक्षिण पूर्वी, मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र था। छत्तीसगढ़ पहले अर्स्टवाइल एमपी का कौन सा पार्ट था? साउथ ईस्टर्न पार्ट, यही था ना। दक्षिण पूर्वी भाग है, ये अलग होना चाहता है और एक नया राज्य बनना चाहता है। अब संसद के ऊपर था भाई, गेंद संसद के पाले में थी, वो चाहती तो बनाए, ना तो ना बनाए। तो एक कोशिश हुई, एक कोशिश, उस समय गृह मंत्री थे, तो ये केंद्र सरकार ने ये जिम्मेदारी लालकृष्ण आडवाणी को सौंपी। तो लालकृष्ण आडवाणी उधर केंद्र में एक विधेयक बना, क्योंकि संसद ही नया राज्य बना सकता है ना, तो वहाँ पर एक मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक बना, है ना, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक बना, एमपी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल बना। ठीक, बना और जानते हो आप, अब ये किसके लिए था? मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक किसके लिए था? नए राज्य के स्वीकृति के लिए था। तो ये भैया क्या हुआ कि ये फेल हो गया, ये पहले प्रयास में विफल हो गया, पारित नहीं हो सका। ठीक, फिर एक और प्रयास हुआ, अब एक और प्रयास हुआ, तो फिर मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक फिर से एक बार कौन लेके गए? लालकृष्ण आडवाणी ही संसद में लेके गए। और इस बार संसद के दोनों सदनों से सामान्य बहुमत से ये पारित हो गया। और राष्ट्रपति उस समय कौन थे? के आर
नारायण, उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया। इस प्रकार मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक, जैसे ही राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है क्या हो जाता है, वो विधेयक क्या हो जाता है, पारित हो जाता है, अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है। तो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक क्या बन गया, अधिनियम बन गया। मतलब झंडा, हरी झंडी मिल गई। और जैसा कि उस विधेयक में लिखा था कि जैन दिन पापा के जन्मदिन है, वही दिन बेटा के जन्मदिन घलो होई। मतलब विधेयक में लिखा हुआ था कि 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पापा का जन्मदिन भी 1 नवंबर 1956 है ना। मध्य प्रदेश भी कब बना था, 1956 में बना था 1 नवंबर। तो इनके भी विधेयक में लिखा हुआ था कि जिन दिन पापा का जन्मदिन है वही दिन हम उमन जन्मदिन मनाओ। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य बना। MP State Reorganization Bill, after getting assent by the President of India, became MP State Reorganization Act, and thus Chhattisgarh State came into being as the 26th state of India। ये क्लियर है? यहाँ समझाने वाली क्या बात है कि एक नए राज्य का निर्माण संसदीय प्रक्रिया द्वारा होगा। संसद ही बना सकता है, तो एक प्रोसेस होगा, एक विधेयक बनेगा, संसद के दोनों सदनों से पारित होगा, राष्ट्रपति हस्ताक्षर के अधिनियम बनेगा, नया राज्य जैसे बनेगा। सवाल, एक नए राज्य के निर्माण के लिए संसद के दोनों सदनों में उस विधेयक को कौन से बहुमत से पारित होना चाहिए, सामान्य बहुमत। ये आपका एक सवाल हो गया, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। वो प्रक्रिया भले आपको याद ना हो, लेकिन एक बात आपको याद रखना है कि नए राज्य के निर्माण के लिए संसद के दोनों सदनों में किस प्रकार के बहुमत से उसे पारित होना होगा, साधारण या सामान्य बहुमत। ये आपको ध्यान रखना होगा। साधारण या इसी को बोलते हैं हम सामान्य बहुमत, या इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी और सिंपल मेजॉरिटी। ऑर्डिनरी और सिंपल मेजॉरिटी। मेरे ख्याल से आप ये पिछले वीडियो में समझ चुके हो क्या होता है ये सामान्य विधेयक, सामान्य बहुमत। संविधान में अलग अलग प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है। ये बहुमत की क्लास भी मैं लूँगा, आपको एक ही क्लास लूँगा, उसमें आपको पूरा फिक्स कर दूँगा, ठीक है। ये जो विधेयक है, इसे पारित होने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होगी। अच्छा, एक पॉइंट, अगर आप बहुमत में बहुत कंफ्यूज होते हो तो मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, आपने विधेयक, मैंने आपको बताया था विधेयक कितने कितने प्रकार के होते हैं, विधेयक, है ना। एक आपने देखा था साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल। एक आपने देखा था वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल। एक आपने देखा था धन विधेयक, मनी बिल। और एक आपने देखा था संविधान संशोधन विधेयक देखा था आपने, सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इसी को कैब बोलते हैं शॉर्ट में। ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंस बिल, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये सारे विधेयक एक ही मेजॉरिटी चाहिए, सब साधारण विधेयक से ही पास होगा, सब साधारण विधेयक से ही पास होगा, ऑर्डिनरी मेजॉरिटी। ऑल दिस बिल्स दे रिक्वायर्ड ऑर्डिनरी मेजॉरिटी टू बी पास्ड इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, क्लियर है। लेकिन ये जो देखो आप संविधान संशोधन विधेयक, ये भी एक विधेयक है। संविधान में इसका उद्देश्य क्या है, संविधान में संशोधन करने के लिए ये विधेयक आता है। ये विधेयक की खास बात ये है कि ये विधेयक संविधान के अलग अलग हिस्सों में संशोधन करने के लिए अलग अलग बहुमत की आवश्यकता होती है इसके लिए, है ना। सो टू अमेंड डिफरेंट parts of Indian Constitution, different majority is needed in the two houses of Parliament। समझ गए आप? संविधान के अलग अलग हिस्सों, इसके डिटेल में मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन शॉर्ट में सुन लो आप ये, क्योंकि बहुमत में आऊंगा तो मेरे को बताना ही होगा। कुछ प्रावधान संविधान के सामान्य बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। नहीं, अब मान लो एक नया राज्य बन गया, आपने देखा संसद ने किस प्रकार वो विधेयक आएगा, संसद के दोनों सदनों से सामान्य बहुमत से पारित होगा, राष्ट्रपति साइन करेंगे, एक नया राज्य बन जाएगा। लेकिन भैया एक नया राज्य बना, उसके लिए तो संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, लेकिन वो जो नया राज्य बना है उससे संबंधित संविधान संशोधन तो चाहिए होगा ना, क्योंकि छत्तीसगढ़ जब 26वां राज्य बना, अनुसूची 1 में वो नाम डालना होगा ना। छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बन गया भाई, और अनुसूची 1 में क्या है, भारतीय राज्य और संघ शासित प्रदेश और उसके न्याय क्षेत्र, वहाँ सारे राज्य और संघ शासित प्रदेशों के नाम होंगे, है ना।
जैसे सिक्किम को अनुसूची 1 में जोड़ने के लिए एक संविधान संशोधन अधिनियम लगा था, राज्य बनाने के लिए 22वां राज्य बना था, वैसे ही जब छत्तीसगढ़ बना तो छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए संविधान में कोई संशोधन नहीं चाहिए भाई। उसकी नॉर्मल प्रक्रिया देखा आपने, एक विधेयक बना, संसद के दोनों सदनों से सामान्य बहुमत से पारित हुआ और राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर, एक नया राज्य बन गया। लेकिन इस छत्तीसगढ़ नाम को या इससे संबंधित और भी चीज़ें हो सकती हैं, इनसे संबंधित जो भी संविधान में संशोधन, एक नया राज्य बनेगा, उससे संबंधित संविधान में जो भी परिवर्तन करना होगा उसके लिए तो एक संविधान संशोधन विधेयक आएगा ना। और वो संविधान संशोधन विधेयक नए राज्यों के चाहे प्रवेश से संबंधित हो, चाहे नए राज्यों के निर्माण से संबंधित संविधान संशोधन ये भी साधारण बहुमत से ही पारित होता है, साधारण बहुमत। बाकी ये दोनों दो विशेष बहुमत हैं, विशेष बहुमत है। आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो फिर भी मैं उतना बात कर लेता हूँ। आपने सुना होगा कि संविधान में कुछ चीज़ों के परिवर्तन, एम्बुलेंस का है क्या कि पुलिस वाले का है? एम्बुलेंस का है। जैसे आप लोग ऐसा देखिए, आपने सुना होगा, अगर सुना है क्या कि संविधान में कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जिन्हें संशोधित करने के लिए राज्यों की सहमति भी चाहिए होती, विधानसभा की। सुना है कभी? है? तुमने सुना है? किसने नहीं सुना है? बिल्कुल 1-2, बाकी लोग सुने हो, है ना। तो देखो, अब मैं इसके बारे में डिटेल तो अभी मैं बकूंगा तो ये खा जाएगा पूरा समय, जबकि मुझे मालूम है कि बहुमत में आऊँगा तो बताऊँगा, तो मैं इस पर ज़्यादा समय अभी नहीं देता, ठीक है। क्योंकि आप, अगर आपको नहीं पता है तो आप क ख ग घ से जानोगे तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं, आप बस इतना जान लो कि संविधान में बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं, कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनके लिए संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से पारित होगा, कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, और कुछ ऐसे विषय हैं जिनके लिए विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के विधानसभाओं की सहमति चाहिए होती। बस इतना ही अभी आप सुन लें, ठीक है। क्लियर हो गया? अनुच्छेद 2-3 से संबंधित मेरे ख्याल से मैं आपको सारी बातें बता चुका जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती। लेकिन एक और बात, संसद की प्रक्रिया क्या होती है वो सुन लो आप। अब क्या होगा कि प्रक्रिया, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा लेकिन आप सुन सकते हो। अभी क्या हुआ कि संसद एक नए राज्य के लिए प्रक्रिया चालू करता है ना, नए राज्य के निर्माण संबंधी प्रक्रिया चालू करता है। चलो, संसद ने प्रक्रिया चालू की, तो अब संसद या राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति भी संसद के अंग है, वो क्या कर सकते हैं, विचार जानने के लिए। जब संसद जो है एक नए राज्य को, मान लो किसी राज्य से, मान लो ये एक राज्य है और इसी से काट के एक नया राज्य बनाना है, तो संसद जब अपनी प्रक्रिया अपनाएगी ना, तो वो जो पुनर्गठन, जैसे मध्य प्रदेश से राज्य बन रहा है तो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक, MP स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल बनाएगा, ठीक। मध्य प्रदेश से राज्य बनाना चाह रहा है संसद, तो क्या करेगा, उस प्रस्ताव को या तो संसद या तो राष्ट्रपति उस संबंधित राज्य को भेज सकते हैं। ऐसा है कि भेजते हैं, ये PSC वाला हो गया, आपको नहीं पूछेगा ऐसा। भेजते हैं, एक फॉर्मेलिटी है। ये मध्य प्रदेश सरकार के पास जो विधेयक बनाया है ना संसद ने नए राज्य बनाने के लिए, वो भेजेगा और वो उनकी राय मांगता है। बताओ भाई, हम तुम्हारे राज्य से ये हिस्सा काट कर एक नया राज्य बनाने जा रहे हैं, आपकी क्या राय है? और चूंकि आपको पहले बता चुका हूं कि संसद का विशेष अधिकार है, कोई राज्य इसमें रोड़ा बन ही नहीं सकता, तो मतलब ये एक फॉर्मेलिटी है बस, है ना। कैसे ते हाँ बोल कि या ना बोल, घंटा हमला फर्क नहीं पड़े। संविधान हमको शक्ति किसको दे रखा है? संसद को दे रखा है, केंद्र को दे रखा है। हम जब चाहेंगे किसी राज्य से काटकर एक नया राज्य बनाएंगे, एक फॉर्मेलिटी है। ते हाँ बोल झन बोल कोनो फर्क नहीं पड़े, है ना। ये हो गया। अब एक राज्य, इसमें संबंधित एक राज्य है, मान लो ये एक राज्य है और ये एक संघ शासित प्रदेश है। ये एक राज्य है और ये एक यूटी है ना। अब संसद क्या चाह रही है? संसद ये चाह रही है कि चलो यूटी का एक क्षेत्र इतना हिस्सा ले लें और एक राज्य का इतना हिस्सा ले लें और ये हम एक नया राज्य बना देते हैं। ये पीला वाला एक नया राज्य है ना।
अब क्या करेगा, संसद या राष्ट्रपति भेजेंगे, वो जो विधेयक बनेगा वो भेजेंगे जरूर। अब प्रभावित राज्य कौन कौन से हैं भाई, इससे भी कुछ हिस्सा कट के राज्य बन रहा है, इससे भी कुछ हिस्सा कट के राज्य बन रहा है, तो क्या करेंगे, उस विधेयक को राज्य को तो भेजते हैं उसकी राय के लिए, हालांकि वो हाँ बोले ना बोले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब एक सवाल आता है कि क्या संसद या राष्ट्रपति नए राज्य के निर्माण संबंधी उस विधेयक को एक संघ शासित प्रदेश को भेजना जरूरी है? एक सवाल आ गया, भेजना क्या जरूरी है? नहीं। एक राज्य के लिए तो संसद, एक राज्य को संबंधित राज्य जो नए राज्य के निर्माण से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि इसी राज्य से काट के बना रहे हैं ना, और यहाँ पर ये यूटी से भी काट के बना रहे हैं, तो जो संबंधित राज्य होता है, संबंधित राज्य में उसको उस राज्य की राय के लिए भेजता है, संसद या राष्ट्रपति भेजता है, प्रक्रिया है। लेकिन एक संघ शासित प्रदेश को राष्ट्रपति भेजे या ना भेजे उनकी मर्जी। जो प्रभावित संघ शासित प्रदेश होता है ना, अगर उसी से काट कर एक नया राज्य बना रहे हैं, तो वो जो संसद में वो जो राज्य पुनर्गठन विधेयक होगा वो उस संघ शासित प्रदेश को भेजना अनिवार्य है क्या? तो कोई अनिवार्यता नहीं है। क्यों अनिवार्य नहीं? क्यों? हाँ, क्योंकि ये संघ शासित प्रदेश है। संघ शासित प्रदेश मतलब संघ का शासन है यहाँ पर, और संघ की ओर से किसका शासन होता है? राष्ट्रपति का। तो उसकी मर्जी, उसी के तो कंट्रोल में है ये, उसकी मर्जी भेजे या ना भेजे। क्लियर है? जहाँ विधानसभा है तो वहाँ भेज सकता है, लेकिन फिर वहाँ भी मजबूरी नहीं है, लेकिन राज्यों को भेजना जरूरी है। हालांकि भेजने के बाद उनकी राय से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है ये? अच्छा, अब अनुच्छेद 4 एक बचा है। अब अनुच्छेद 4 देख लो, अब पूछा जा सकता है क्योंकि ये थोड़ा आर्टिकल अलग है। ये क्या बोल रहा है? ये बोलता है अनुच्छेद 2 और 3 से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 68 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। Any amendment done for Article 2 and Article 3 shall not be considered as constitutional amendment under the provision of Article 368। देखो, संविधान में ही एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368। ठीक है, अनुच्छेद 368 में क्या है? तो अनुच्छेद 368 में संविधान के कुछ हिस्सों को संशोधन करने की विशेष प्रक्रिया का वर्णन है ना? क्या है अनुच्छेद 368 में? आपसे सीधे अनुच्छेद 368 क्या है? तो संविधान संशोधन से संबंधित है। कॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज रिलेटेड विथ कॉन्स्टिट्यूशनल, रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब क्या है तो मैं बता देता हूँ, समझ जाओ। अनुच्छेद 368 में संविधान के कुछ हिस्सों को संशोधित करने के लिए वो जो विधेयक होगा उसको विशेष बहुमत से पारित किया जाता है, उस प्रक्रिया का वर्णन है। लेकिन क्या अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि अनुच्छेद 2 एक नए राज्य का प्रवेश हो, चाहे एक नए राज्य का निर्माण हो संघ के अंदर, क्या उसके लिए संविधान संशोधन अधिनियम जो आया उसके लिए किस प्रकार बहुमत की जरूरत है? साधारण बहुमत। आपने देखा ना, अनुच्छेद 2 और 3 से संबंधित यदि संविधान में कोई भी संशोधन करना हो तो संविधान संशोधन विधेयक को किस प्रकार के बहुमत से पारित करना होगा? साधारण बहुमत। एक नए राज्य को निर्माण के लिए जो विधेयक बनता है वो किस प्रकार के बहुमत से पारित होगा? साधारण बहुमत। कहीं विशेष बहुमत आपने देखा वहां पर? नहीं देखा। तो बस ये इतना ही कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के लिए यदि संविधान में कोई संविधान संशोधन किया जाएगा तो वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। समझ रहे हो? है ना? नहीं भाई, हम उसको 368 के तहत संविधान संशोधन क्यों मानेंगे? क्योंकि वहां पर जो प्रक्रिया वो विशेष बहुमत की है, जबकि 2 और 3 से रिलेटेड यदि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करना है
तो इट कैन बी डन ओनली बाई अ सिंपल मेजॉरिटी और ऑर्डिनरी मेजॉरिटी, तो वो 368 के तहत नहीं होता। क्लियर है? कैसे धनंजय, समझ में आते? ये हो गया भाग 1। भाग नहीं, साधारण उसमें नहीं है, साधारण उसमें नहीं आता। ठीक है, चलो, नहीं तो ऐसा क्यों बोलता 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना? अगर होता उसमें साधारण, क्यों नहीं बोलता? हाँ, वो प्रक्रिया है जो आप आगे देखोगे। ठीक, अब आएगा क्या आपका भाग 2। भाग 2, और भाग 2 का शीर्षक क्या है? नागरिकता। नागरिकता, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप। अब यहां से प्रश्न बहुत कम देखा जाता है ना? सिटीजनशिप से आप देखेंगे कि प्रश्न एकदम नाम मात्र का दिखेगा और कुछ ही सेक्टर है जहां से प्रश्न दिखाई देगा, है ना? मैं एकदम क्रक्स पे आता हूं, हालांकि पीडीएफ में आपके नोट्स होगा, लेकिन मैं आपको एकदम, अगर भाग 2 से कोई क्वेश्चन बनाएगा तो मैं वहां जा रहा हूं, एकदम जो एकदम दिखेगा ना सेटर को, वहां पर, है ना? क्योंकि मैं एक एक करके नहीं जा सकता, एक एक करके चलूंगा तो संविधान को ही 3 महीना, पूरा 3 महीना बीत जाएगा, संविधान खत्म नहीं होगा, है ना? ठीक, पीडीएफ मिल जाएगा आपको, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जो मैं क्लास में बताऊंगा वो आपका एकदम क्रक्स पॉइंट होगा आपके एग्जाम के लिए, असाइनमेंट्स के लिए। ठीक, देखिए भाग 1 जो है वो 4 में खत्म हो गया, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक खत्म हो गया। मतलब अब भाग 2 अनुच्छेद 5 से शुरू होगा, यहीं से शुरू होगा ना? तो यहां पर देखिए अनुच्छेद 5 से लेकर 6, 7 ऐसा करते 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 अनुच्छेद कहां तक? 11 तक। ये तो आपको याद होना चाहिए। कभी ऐसा भी बोल सकता है भैया भाग 2 में इनमें से कौन सा अनुच्छेद होगा, नहीं होगा। बहुत सामान्य सा प्रश्न है, मान लो इसको ध्यान नहीं दिया, नहीं फिर बाद में बहुत अफसोस होगा। भाग 1 में कहां से कहां तक? 1 से 4 तक। भाग 2 में कहां तक? 5 से 11 तक। ठीक, अब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना? ये शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहां पर एक आर्टिकल, इन सब के बीच में एक आर्टिकल आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो सकता है। कौन सा आर्टिकल? अनुच्छेद ये 10 याद आ रहा है कुछ? से पहले तैयारी की होगी प्री की तो? क्या है? नागरिकता का बने रहना। संसद का अधिकार कहाँ है? मतलब नागरिकता संबंधी, हाँ, नागरिकता संशोधन आप बोल रहे हो, उससे संसद? नहीं, नागरिकता संबंधी विनियमन को नियंत्रित करना संसद एक कानून द्वारा कर सकती है। संसद एक कानून द्वारा कर सकती है। अनुच्छेद नागरिकता का बना रहना, अनुच्छेद 11 ही है। तो ऐसा लगता है कि मेरे को ये अंदर घुसा हुआ है ना, तो मैं इसको देखता नहीं हूँ, होगा यही। चल, क्या है ये आर्टिकल? भले आपको याद होना चाहिए। देखिए एक बार चेक करना आनंद। देखिए, संविधान आपको ये नहीं बताता कि भाई इस तरीके से आपको नागरिकता मिल सकती है, इस तरीके से आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है ना? संविधान नहीं बताता, बिल्कुल नहीं बताता। एकदम क्लियर कट समझ लो, मैं एकदम 5 मिनट में मेरे ख्याल से नागरिकता का क्रक्स खत्म कर दूंगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं ध्यान देना है। ठीक है, संविधान नहीं बताता। संविधान ने क्या किया है कि अनुच्छेद के माध्यम से ये अधिकार संसद को दे दिया। किसको दे दिया ये अधिकार? संसद को दे दिया। तो नागरिकता संबंधी नियमों का या कानून बनाना ये अधिकार संविधान ने किसे दे रखा है? संसद को। 11 है ना? तो संविधान ने अनुच्छेद 11 के तहत भारत में नागरिकता संबंधी नियमों को विनियमन करने का, मतलब रेगुलेट करने का पावर किसे दे रखा है ना? सिटीजनशिप रिलेटेड प्रोविजन को रेगुलेट करने का पावर किसको दे रखा है? संसद को दे रखा है। और किस अनुच्छेद के तहत दे रखा है? 11। ठीक, ये दे रखा है।
एक बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, ठीक। मतलब संसद ने इस अधिकार का जो संविधान ने दे रखा है, इसका उपयोग करते हुए एक वही जैसे प्रक्रिया होती है संसद में, दोनों सदनों से पारित कर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होकर एक लॉ बनाया। वो अधिनियम कौन सा है? नागरिकता अधिनियम क्या लिखूं यहां, ईयर सिटीजनशिप, इंग्लिश में सिटीजनशिप एक्ट 1955। एक और प्रश्न बन गया भाई, भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधानों को विनियमित करने के लिए, विनियमन करने के लिए पहला प्रश्न क्या, संविधान ने अधिकार किसे दिया है? संसद को। और संसद ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए, मतलब या फिर ऐसा बोल लो कि भारत में नागरिकता संबंधी सारे प्रावधानों को किस अधिनियम द्वारा विनियमित किया जाता है? नागरिकता अधिनियम 1955। ये लॉ है। असल में इंडिया में सिटीजनशिप का कोई भी प्रोविजन हो, सिटीजनशिप छीनना, सिटीजनशिप किसी को देना, ये सारे रूल्स सब कुछ इसके थ्रू रेगुलेट होते हैं। कौन सा एक्ट? सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये याद होना चाहिए। अब आपके मन में जैसे उसके मुंह से एक ईयर निकल गया, वो जानते हो वो ईयर क्या था? वो जब अमेंडमेंट हुआ था। देखो आप जान लो, अगर संसद कोई कानून बनाती है तो न सिर्फ संविधान में संशोधन होता है, बल्कि उस कानून में भी संसद एक दूसरा कानून बनाकर परिवर्तन कर सकती है ना। देखो संविधान में संशोधन अलग बात है ना। और आप जानते हो एक सामान्य कानून संसद बनाता है। संसद ने 1955 में ये कानून बनाया। अब संसद जो है भाई 1955 में बनाया ये कानून। इसी कानून के माध्यम से भारत में नागरिकता संबंधी सारे नियम विनियमित होते हैं, रेगुलेट होते हैं, सारे रूल्स, है ना। इसी एक्ट में बताया है भाई नागरिकता ऐसे मिलेगी, नागरिकता ऐसे छीनी जाएगी। वो भी यही है। मैंने क्या बोला आपको, किसी को भारतीय नागरिकता कैसे मिल सकती है, उसके 5 तरीके बताए गए। वो भी संविधान में है क्या? नहीं है। वो कहाँ है? यही है। नागरिकता प्राप्त करने के तरीके और नागरिकता किस प्रकार किसी से छीनी जा सकती है, ये दोनों कहाँ है? संविधान में है क्या? नहीं। कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, ठीक, ओके। अब ये जो अधिनियम है, ये समय समय पर मैंने बताया आपको, संसद ने कोई कानून बनाया है तो संसद एक और कानून पास करके इसमें संशोधित कर सकती है। पुराने जो कानून है उसमें संशोधित कर सकती है। ये ना बहुत बार संशोधित किया गया है, लगभग 6 बार हो चुका है। कितने बार हो चुका है? 6 बार। वो आपसे शायद नहीं पूछे, इतना डीप नहीं जाएगा, लेकिन लेटेस्ट वाला बिल्कुल पूछ सकता है। और लेटेस्ट कब हुआ है? 2019। इस नागरिकता अधिनियम, इस सिटीजनशिप एक्ट 1955 में जो पार्लियामेंट ने इस, अभी मैं याद रहे संविधान में संशोधन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं इस नागरिकता अधिनियम में संशोधन की बात कर रहा हूं। एन अमेंडमेंट इन दिस एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। एक अमेंडमेंट हुआ लेटेस्ट 2019 में। किसमें हुआ? इसमें हुआ। और ये बहुत चर्चा में रहा उस समय, तो याद है आपको, है? CAB कैप चल रहा था, खूब चल रहा था, है ना। हाँ, CAA, बाद में CAA हो गया, पहले चर्चा चला CAB देखना, ये भी सुना होगा आप, CAB। असल में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं है ये, सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट बिल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ये है। फुल फॉर्म क्या है इसका? क्या? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। इसमें जो संशोधन होने के लिए बिल आया था ना, उस पर बात हो रही थी। फिर जब दोनों सदनों ने पारित किया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया, तो क्या बन गया? ये CAA एक्ट बन गया, ये, है ना। मतलब एक सवाल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA ये कब बना, कब अमेंड हुआ? वो 2019, लेटेस्ट, एकदम लेटेस्ट। इस सिटीजनशिप एक्ट 1955 में सबसे नवीनतम संशोधन कौन सा है? वही 2019, है ना। हाँ, ये बिल का है रे, संशोधन, संविधान संशोधन होता है उसका क्रम पूछता ना, 6वां है, 6ठा संविधान। इस अधिनियम में कौन से क्रम का संशोधन है? वो 6वां। लेकिन इतना नहीं पूछेगा,
ऐसे है वो SI भी नहीं पूछेगा, और PSC के लिए तो ठीक है 6। अब देखो ये क्या था, इस पे आता हूँ मैं। CAA 2019, यहां से बिल्कुल प्रश्न पूछ सकता है आपसे। अब मुझे यहां पे क्या था, कुछ देशों में जो धार्मिक अल्पसंख्यक है ना, धार्मिक अल्पसंख्यक, जैसे अगर मान लीजिए भारत की बात की जाए तो भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक कौन कौन है आपको पता है? एक लाइन से देखो, एक तो अपन जानते हैं, जैसे तुरंत हमारे मुंह में आता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अरे ये अलग से आ गई, पहले तो यही बोलते हैं ना, 4 अपन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इसमें हिंदू तो धार्मिक अल्पसंख्यक हो ही नहीं सकते। हम हैं क्या हिंदू यहाँ पे धार्मिक अल्पसंख्यक? नहीं है। मतलब अब देखो 2-3 धार्मिक रिलीजियस माइनॉरिटी की बात कर रहा हूँ। हाउ मेनी रिलीजियस माइनॉरिटीज आर देयर इन इंडिया? 6, दे आर 6। भारत में कितने धार्मिक अल्पसंख्यक हैं? 6। उसमें से 3 तो यहीं दिख गया, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन ना, सी का मतलब ईसाई, क्रिश्चियन है। इसके अलावा बौद्धिस्ट चौथा हो गया, जैनी 5वां हो गया, और पारसी जानते हो ना, है ना, बाटली वाला, गांजा वाला, नहीं सुना सरनेम है? हाँ वो भी है, लेकिन इनका बहुत फेमस सरनेम बाटली वाला, गांजा वाला, ऐसे ही होता है। कुणाल गांजा वाला, बाटली वाले पे बहुत सारे। असल में ये लोग अपना सरनेम जो काम इनकी पूर्वज करते रहे ना, उससे भी रखते हैं। खाली बोतल, दारू बोतल बेचने का जो काम किए हो, बहुत पैसे वाले होते हैं, बता रहा हूँ, तो उन लोगों का सरनेम बाटली वाला हो गया। कोई किसी पूर्वज गांजा बेचते तो गांजा वाला हो गया। ठीक, ये यहाँ से भी एक आपको अच्छा जीके होना चाहिए। हाउ मेनी रिलीजियस माइनॉरिटीज आर देयर इन इंडिया? 6। कितने धार्मिक अल्पसंख्यक है? 6 है। एक तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में से 3 हो गए, और 3 और जोड़ लो, बौद्धिस्ट, जैनीज और पारसी। ठीक, ये तो भारत की स्थिति हो गई। लेकिन ये जो CAA 2019 है, ये केवल 3 देशों की बात कर रहा था। 3 देशों के धार्मिक अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? अफगानिस्तान, पाकिस्तान है, ये देख लो। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो? बाप, इसको मैं ऐसे नहीं लिखना था मेरे को, इसको लिखना था, हाँ, हालांकि हम बाप हैं, है ना, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है ना। तो पाकिस्तान का बाप कौन है? हम है, भारत है। बाप ऐसे याद रखना। बांग्लादेश, इस अधिनियम के तहत किन 3 देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों की बात हो रही? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। अब आते हैं धर्मों की, है ना, कि इन देशों में क्या मुसलमान धार्मिक अल्पसंख्यक है? नहीं। क्या यहाँ मुस्लिम उन देशों में क्या अल्पसंख्यक है? नहीं है। तो मुस्लिम की बात हो ही नहीं रही है ना। यहाँ किसकी बात हो रही है? देखो, हिंदू, इन देशों में रह रहे हिंदू, ईसाई, पारसी, बुद्धिस्ट, है ना, बौद्ध धर्म को मानने वाले। ये हिंदी में क्या बोलते हैं? बुद्धिस्ट बोलते हैं? नहीं, हाँ, नहीं, बौद्ध बोलते हैं। बौद्ध और जैन, और सिख भूल गया मैं, सिख, है ना। मुस्लिम को छोड़ के ये जो इन देशों में धर्म के आधार पर, और उसमें भी अब मैं क्रूड पॉइंट पे आ रहा हूं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यक जो धर्म के आधार पर सताए गए, है ना, धर्म के नाम पर सताए गए हैं, क्योंकि यहाँ वहाँ बहुत कम है, और मुस्लिम बाहुल्य जो है वो सरकार या मुस्लिम मेजॉरिटी सरकार वहाँ पर इन पर अन्याय कर, ये सताए गए हैं।
तो वास्तव में ये जो नागरिकता सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है, इसमें इन 3 देशों के सताए गए धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की बात की है ना। मतलब एक कानून बन गया है कि इन देशों में रह रहे ये इनको नागरिकता, भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। प्रावधान क्या था कि इनको नागरिकता, मतलब यहाँ से कुछ भाग के आए हैं, वहाँ से जान बचाकर भाग के आए हैं, तो इनके लिए प्रावधान क्या है। अब एक और दूसरा सवाल, एक तो ये पूरा फैक्ट हो गया आपका इस समुदाय को और कौन से देश, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नागरिकता अधिनियम 2019 में किन 3 देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की बात हो रही है, ये 3, ठीक, ये सेकेंडरी है इन धर्मों को। अच्छा, अब जो आने वाला और इम्पोर्टेंट है, इन देशों से जो ये भारत में किसी तरह आ गए हैं, पहली बात तो पलायन करके आए हैं, माइग्रेंट है ये लोग, है ना। कब से? 2014, 31 दिसंबर क्या डेट दिया था? 2014। उतना आपसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा भी नहीं, मैं सिर्फ काम पे आऊँगा। ये बोल रहा था, अगर मुझे सही याद आ रहा है तो 2014 से पहले जो इन देशों के ये जो धार्मिक अल्पसंख्यक है, यदि ये भारत आ गए हैं पलायन करके, तो ये यदि अप्लाई करेंगे तो इन्हें नागरिकता मिल जाएगी, इन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये बात क्लियर है? ठीक, मैं देख ही देता हूँ, बता देता हूँ। असल में मुझे शुरू करना था भाग 5 सोच के आया था मैं, तो वहाँ तो ज़रूरत पड़ती नहीं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इसको अपन कम वेटेज देते हैं, तो कुछ चीज़ें भूल रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ों पे मैं आऊँगा। कहाँ जा रहा है? अच्छा, सालो तुम लोगों को काम क्यों होता है? बेरोजगार को कौन से काम होता है? हाँ, मैं सही था 31 दिसंबर 2014, है ना। लेकिन आपको नहीं पूछेगा, इतना नहीं पूछेगा। ये पीएससी वालों के लिए हो सकता है कि जो इन देशों के ये लोग हैं जो 31 दिसंबर 2014 के पूर्व, इससे पहले भारत में आ चुके हैं, ठीक, अवैध रूप से आ चुके हैं। ये जो आ चुके हैं, यदि ये अप्लाई करेंगे तो इन्हें भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। अब जो आपके काम की चीज़ है वो अब उस पर आ रहा हूँ। इन्हें अप्लाई करने से पहले भारत की नागरिकता ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। कानून बन गया कि भैया इन देशों के ये जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, यदि ये 31 दिसंबर 2014 से पूर्व भारत में आ चुके हैं तो इन्हें नागरिकता मिल सकती है। लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या है? इन्हें नागरिकता के लिए, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के पूर्व अस्थायी रूप से भारत में लगभग कितने वर्ष रहना अनिवार्य है? 6 वर्ष। यह है आपके काम की चीज़, है ना, 6 वर्ष। मतलब इन देशों के ये जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं जो 31 दिसंबर 2014 से पूर्व भारत में आ चुके हैं, और ये अस्थायी रूप से ये तभी भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं जब ये अस्थायी रूप से 6 वर्ष यहाँ रह चुके हों। एक प्रश्न बन जाएगा आपसे, 6 वर्ष, एक ये बन गया। और एक और इम्पोर्टेंट, इन लोगों को किस माध्यम से नागरिकता दी जाएगी? देशीयकरण। इन लोगों को किस माध्यम से नागरिकता दी जाएगी? देशीयकरण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? नेचुरलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसे? नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन, समझ गए? ये है आपको, जितने एग्जाम में आप यहाँ नागरिकता से जो पूछ सकता है ना, उतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और एक जो है वो प्रश्न बनता ही नहीं, पूछेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ फिर भी एक फ्लो में बोल देते हैं। पता है किन किन तरीकों से नागरिकता मिल सकती?
5 तरीके से मिल सकती। पहला जन्म से, दूसरा वंश से, है ना, हमारे पूर्वज, हमारा वंश चला आ रहा, हम भारत के नागरिक हैं तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ के नागरिक हो जाते हैं। तीसरा पंजीकरण से, पंजीकरण एक तरीका है, और ये एक देख चुके हैं आप, देशीकरण है। पंजीकरण मीन्स बाय रजिस्ट्रेशन, देखो इंग्लिश में बोल दूंगा मैं। और एक भूमि अधिक, देखो कैसे बताता हूँ। एक तो हमें भारतीय नागरिकता जन्म से मिल जाती है, हमारे माँ बाप भारतीय नागरिक हैं, हम पैदा हुए भारत में, हम ऑटोमेटिकली जन्म से ही नागरिकता मिल गई। हालांकि उसके लिए जो प्रावधान है वो अलग अलग हैं, फलाना तारीख से इससे पहले आया हो, ये वो आपको नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना, उसमें एनर्जी वेस्ट नहीं करना। तो यूपीएससी में देखा जाता है, ना पीएससी में देखा जाता है, ना कहीं देखा जाता, तो एनर्जी वेस्ट करने वाला है फालतू। बहुत सारा डेट आएगा, आपका दिमाग चकरा जाएगा। कुछ नहीं, बस 5 तरीके कौन कौन से? जन्म से बाय बर्थ, वंश से बाय डिसेंट, है ना, देशीकरण से बाय नेचुरलाइजेशन, पंजीकरण से बाय रजिस्ट्रेशन, और एक बाय ऑक्युपाइंग टेरिटरी, है ना, भूमि अधिग्रहण करके। मतलब सिक्किम को जैसे हमने अधिग्रहित कर लिया, सिक्किम भारत का अंग बन गया, तो वहाँ के जो लोग हैं ऑटोमेटिक भारत के, उनको भारतीय नागरिकता दी गई ना, तो वो ऐसे, समझ गए। इसमें देशीकरण तो आप जान गए इन देशों के लिए, है ना। अब मुझे ये बताओ कि सोनिया गांधी ने भारत के लिए जब अप्लाई किया होगा भारतीय नागरिकता के लिए, तो किस माध्यम से मिली होगी? बाय रजिस्ट्रेशन, बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण इसमें दिया होगा। रुको, मैं दोनों चीज़ बता देता हूं आपको। चलिए, अगर मान लो आपसे एक प्रश्न है, भारत का कोई पुरुष नागरिक किसी विदेशी महिला से विवाह करता है, ठीक, तो चूंकि वो पत्नी हो गई तो उसको भी अधिकार है, वो चाहे तो भारतीय नागरिकता मिल सकती है, ठीक। तो राहुल गांधी के मम्मी ने आवेदन किया होगा, पहला कि उनको पंजीकरण के लिए कम से कम न्यूनतम कितने वर्ष अस्थायी रूप से यहाँ रहना होगा? नहीं यार, 6 इसके लिए है, उधर के लिए। अरे तू 1 वर्ष में क्यों आ गया? 12 से 7 हुआ था, 7, ठीक, 7 वर्ष वहाँ उसके लिए। हाँ, कब पढ़ा था? ऐसा होगा तो मैं एक बार देख के बताता हूँ कि मेरा माइंड में डाउट डाल रहा है तू, है ना। लेकिन फिलहाल के लिए जानो 7 वर्ष पंजीकरण द्वारा। तो ऐसे स्त्री को जिसका पति भारतीय नागरिक हो, उसको किस माध्यम से यहाँ की नागरिकता मिलेगी? बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के माध्यम से, ठीक है। अच्छा, अदनान सामी को जानते हो? है ना, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। असल में यहाँ पे ना जो देशीकरण, उसको किस माध्यम से मिली? देशीकरण। और डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा कि भाई दुश्मन देशों को, फलाना फलाना देशों को हमने उसमें लेके रखा कि इनको हम नागरिकता नहीं देंगे। लेकिन एक विशेष परिस्थिति में विज्ञान, है ना, विज्ञान का क्षेत्र, और इसमें अगर विज्ञान हो गया, कला हो गया, 4 क्षेत्र दिए हुए हैं आपके नोट्स में, सब रहेगा ना, मैं समझा दूंगा, आपको समझ में तो आ जाए, है ना। विज्ञान, दर्शन, कला और साहित्य, विज्ञान, दर्शन, कला और साहित्य, ठीक। अब देखिए, देशीकरण द्वारा मेरे ख्याल से आपको प्रश्न तो नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, मैं जब पूछेगा नहीं तो काहे बता दूं, नहीं पूछेगा, बस इतना ही पूछ सकता है कि देशीकरण द्वारा उन किसी विशेष परिस्थिति में, है ना, किसी विशेष परिस्थिति में किन क्षेत्रों के आधार पर किसी को देशीकरण द्वारा नागरिकता दी जा सकती है। देखो वो क्या क्या है? विज्ञान, दर्शन, कला और साहित्य, 4 पॉइंट है बस। विज्ञान, साइंस, कला, आर्ट्स, साइंस जानते हो, विज्ञान, दर्शन, फिलॉसफी, और आपका साहित्य, लिटरेचर। इस आधार पर किसी को विशेष परिस्थिति में नागरिकता दी जा सकती है, जैसे अदनान सामी, कलाकार,
तो इसलिए विशेष परिस्थिति में, वैसे हम पाकिस्तान से कोई अगर नागरिकता चाहता हम देते नहीं है, हमारा दुश्मन देश, घोषित दुश्मन देश है, वो एनिमी स्टेट है, लेकिन फिर भी अदनान सामी अफवाह स्वरूप कला के क्षेत्र में, कला में विशेष योगदान देने के लिए, क्योंकि लंबे वो पाकिस्तान तो भिखारी, वहाँ तो वो मतलब वो रह के वहाँ कुछ कमाया नहीं है ना, यहाँ आया तो यहीं वो करोड़ों रुपए कमाया है। अब जब उसको यहाँ पैसा दिख गया तो वो फिर अब वहाँ कैसे जाए, है ना, यहीं दिल लग गया, बोला क्या करूँगा, तो अब अदनान सामी भी इधर आ गया, मैं भी भारतीय हूँ, अप्लाई किया, मिल गया, है ना। जानते हो पाकिस्तान की हालत इस समय कैसी हो गई है, बहुत बेकार हो गई। देखो पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, लेकिन पाकिस्तान के नागरिक ऐसा थोड़ी है कि हम जरूरी हमारे दुश्मन हो, वहाँ भी सामान्य नागरिक हमारे जैसे होंगे। वो बेचारे अभी बहुत बुरी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, और पाकिस्तान की स्थिति एक ऐसे कुत्ते की स्थिति हो चुकी है कि लगभग समझ जाओ चाइना के नियंत्रण में हो। बहुत जल्दी हमको लगेगा कि चाइना ने पाकिस्तान पे कर लिया, आधा कर्जा दे दे के तो उसको वैसे ही कर्ज में लाद दिया उसको, है ना, तो बहुत जल्दी हमको ये सुनाई देगा। तो इस प्रकार से, अच्छा ये तो इतनी चीज़ें होंगी नागरिकता की, एक और चीज़ की भी बात कर लेते हैं। वो 3 तरीके भी इसी नागरिकता अधिनियम में बताए गए हैं जिससे आप किसी की नागरिकता छीनी जा सकती है। कौन कौन से तरीके हैं? दूसरे देश की नागरिकता है ना, नहीं देशद्रोह ऐसा थोड़ी, हाँ बोल, दूसरे देश की नागरिकता स्वयं से अगर, है ना। देखो एक तरीका है, मान लो देखो, अगर आपने ये जो भारतीय नागरिकता अधिनियम है ना, ये कहता है कि यदि किसी भारतीय नागरिक ने किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से ना, स्वेच्छा से अगर ग्रहण कर ली, ऑटोमेटिकली उसकी भारतीय नागरिकता छिन जाएगी, ऑटोमेटिकली। एक तरीका ये हो गया, है ना, कोई अपनी मर्जी से अगर किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो ऑटोमेटिकली उसकी भारतीय नागरिकता छीन ली जाएगी। क्लियर है ये, है ना। क्यों छीन ली जाएगी? क्योंकि भारतीय संविधान किसकी बात करता है? एकल नागरिकता की। एकल नागरिकता, हमारे यहाँ एकल सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है ना, सिंगल सिटीजनशिप। उसको 2 तरीके से आप ले सकते हो। एक, पूरे भारत के लिए आपको एक ही नागरिकता है, एक ही नागरिकता है ना। कैसे? जैसे अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका एक देश है, एक 50 अलग अलग देशों का एक समूह है जिसे हम स्टेट कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। उनके पास 2 नागरिकता होती है, एक तो यूएसए की नागरिकता होती है और एक जो मेक्सिको का रहने वाला होगा वो भी एक राज्य में से है, तो उसके पास मेक्सिको का भी सिटीजनशिप होगा और यूएसए का भी होगा। उसी तरह हमारा भी इंडिया दिखाई देता है ना, भारत में 28 राज्य, 8 संघ शासित प्रदेश, लेकिन ये राज्य और उस राज्य में अंतर है। वो लोग एक साथ 50 राज्यों का जो समूह बना है वो एक एग्रीमेंट के तहत बना हुआ है ना, समझौते के तहत, एक वादे के तहत, और वादे तो टूट जाते हैं। वो टूट सकता है, परमानेंट नहीं है, वो कभी भी टूट सकता है। लेकिन भारत की ये जो राज्य हैं, क्या ये किसी एक एग्रीमेंट के तहत एक साथ हैं? नहीं, ये किसी एग्रीमेंट के तहत एक साथ नहीं है। संविधान ने इन्हें बांधा हुआ है। भारत में एक 1 वे एंट्री है, जैसे सिक्किम है ना, आ सकता है लेकिन आने के बाद जा नहीं सकता, क्योंकि भारतीय संविधान भारत के किसी भूभाग को भारतीय संघ से अलग होने की इजाज़त नहीं देता है ना। तो हाँ, ऐसा है कि हमारे यहाँ कि हमारे पास एक भारत की नागरिकता और एक छत्तीसगढ़ की नागरिकता नहीं है। राज्यों के पास यहाँ को राज्यों के लिए कोई नागरिकता का प्रावधान नहीं है। हमारे पास एक ही नागरिकता होती है, वो है भारतीय नागरिकता। हमें दूसरे राज्य में जाने के लिए पासपोर्ट लगता है क्या? नहीं लगता, है ना। एक ऐसा ले लो, इसको ऐसे समझ लो, और एकल नागरिकता को ऐसे समझ लो। भैया अब तुम भारत में हो तो तुम्हारे पास एक ही नागरिकता होती है, हो सकती है, और वो है भारतीय नागरिकता। यदि तुमने गलती से भी किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार की तो तुम भैया उसकी नागरिकता ले लो। 2 नागरिकता तो एक साथ हो नहीं सकती, तुम्हारी भारतीय नागरिकता चली जाएगी। समझ गए? कोई शंका है? ठीक, अच्छा। अब एक हो गया बर्खास्तगी द्वारा, ठीक। अब एक बर्खास्तगी वाला वही वाला है, वही बर्खास्तगी, दूसरे देश की नागरिकता ले ली, मतलब आपकी भारतीय नागरिकता बर्खास्त हो गई। एक दूसरा
स्वेच्छा से यदि किसी ने भारतीय नागरिकता त्याग दी, किसी ने अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता का त्याग कर दिया, तो उसकी नागरिकता चली जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें भी बोलता है कि भारत का वो नागरिक जो अपने पूर्ण दिमाग में, पूर्ण मानसिक स्थिति में है, अगर वो त्याग करता तो माना जाएगा। पगला एक तो घूम रहा है बाहर, बहिया गया, वो बाहर चिल्ला रहा है मैं भारतीय नागरिकता त्यागता हूँ, वो नहीं माना जाएगा, है ना। अरे कोई पागल है मान लो, बाहर घूम रहा है और हल्ला मचा रहा है कि मैं भारतीय नागरिकता त्याग करता हूँ, उसको नहीं माना जाएगा। ये बोलता है कि अ पर्सन विथ साउंड माइंड मतलब वो पागल नहीं हो। एक स्वस्थ व्यक्ति, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति यदि स्वैच्छिक रूप से वॉलंटरली रिनाउंसेस हिज इंडियन सिटीजनशिप, तो उसकी सिटीजनशिप चली जाएगी। दूसरा तरीका समझ गए आप कि उसकी भारतीय नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है, एक बर्खास्तगी द्वारा और एक स्वैच्छिक त्याग से, और एक टर्मिनेशन होगा। एक वर्ड जो होगा वो क्या है, वंचित किए जाने से, ठीक, वंचित किए जाने से, बाय टर्मिनेशन। कैसे? अगर किसी ने फर्जी तरीके से भारतीय नागरिकता प्राप्त की है या गलत जानकारी देकर भारतीय नागरिकता प्राप्त की है, उसकी नागरिकता खत्म हो सकती है। यदि किसी ने दुश्मन देश के साथ युद्ध में किसी दुश्मन देश का सहयोग किया हो तो उसकी नागरिकता जा सकती है। इस प्रकार के 2-3 चीज़ें बताई गई हैं, आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से भाग 1 और 2 की समझ हो गई आपको, है ना। वो नोट्स में है, आप बाकायदा उससे जितनी चीज़ें, लेकिन आपको बहुत डीप जाकर पढ़ना ही नहीं है, उसमें डीप है, आपको नहीं पढ़ना। जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं केवल उतनी ही चीज़ें आपको पढ़ते जाना है असाइनमेंट्स के लिए, ठीक है। कंप्यूटर बन जाएगा, कंप्यूटर में जो है वो शायद आ गए होंगे, तो बन भी गया होगा, तो आपको PDF पहुंच जाएगा। आज मैथ्स में नंबर सिस्टम शुरू हुआ है ना, इसका भी PDF जो है आपको 1-2 दिन में सब रेगुलर आना शुरू हो जाएगा। अगर वो बन गया होगा तो आज ही आ जाएगा। ओके, थैंक यू मैच।